शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। कि जो है आज हम लोग जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं और चर्चा कर पा रहे हैं, नहीं तो ये भी मुश्किल हो जाता है। उसमें जो बस्ती जनपद के रणबांकुर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन हो, वो नई पीढ़ी के सामने आए, नई पीढ़ी उससे गौरवान्वित हो। उनके जाने के बाद हमने नष्ट कर दिया, इसलिए नष्ट कर दिया कि वो बार बार हम देखेंगे तो हमको उनकी याद आएगी और हमें जो है बहुत तकलीफ होगी। कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के महुआ डाबर म्यूजियम में, जो कि एक समुदाय विशेष के द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से जिसका संचालन किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं शाह आलम जी, जो कि एक बहुत बड़े देशभक्त हैं, जिनको राष्ट्रभक्ति के लिए कोई भी अगर खिताब दिया जाए तो वो उनके लिए कम है, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना जीवन जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से लेकर के और देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। कुछ विशेष मुद्दे पे आज हम इनसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार इन्होंने राष्ट्रभक्ति की शुरुआत की और कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत धन्यवाद। हम पहले यह जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से आपने जो है राष्ट्रभक्ति के लिए आप प्रेरित हुए और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इस प्रकार की जो है गतिविधियों में आप सम्मिलित हुए। बचपन से ही मैं जो है परिवार में ये चर्चा होती रही है महुआ डाबर के बारे में, और इस क्षेत्र में किसी से आप पूछेंगे तो लोग बता देंगे कि महुआ डाबर जो है जला दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन कब जलाया गया था, इसी की आज़ादी आंदोलन का करीब 200 वर्षों का इतिहास है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का, स्वाधीनता आंदोलन का। तो उसको खोजना बहुत मुश्किल है, महासमुद्र से वो डेट, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन खोज के लाना। तो उसको पूरा जो है महुआ डाबर संबंधित सारे दस्तावेज और चीज़ें जो है अलग अलग स्रोतों से हम लोग उसको खोजें कि अपनी बात हम लोग पुख्ता से कर पाएँ। एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं पढ़ाई यहाँ से इंटर करने के बाद अयोध्या गया, तो वहाँ शफ़ाक़ुल्लाह खां साहब का जो बलिदान हुआ था फैज़ाबाद जेल में, तो उनको मैंने पढ़ा, तो उनसे फिर मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा। राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ने के बाद फिर गेंदालाल दीक्षित को पढ़ा। तो गेंदालाल दीक्षित को पढ़ने के बाद फिर चंबल की बीहड़ों में जाना स्वाभाविक था, इसलिए उनकी जो पार्टी थी मातवेदी, जिसकी सेंट्रल कमेटी में 30 चंबल के बागी थे और 9 क्रांतिकारी थे। एक उन्होंने पत्रकार को भी अपने साथ जोड़ा था। उस समय जो दैनिक प्रताप अखबार था, जो अंग्रेजों के खिलाफ आग उगल रहा था, गणेशशंकर विद्यार्थी जी का, तो उसमें थे पंडित शिवचंद लाल शर्मा, जिनके बड़े भाई रामचंद्र लाल शर्मा जी को भी 1909 में एक नाटकीय मुकदमे में सजा हो गई थी। तो वो कोर्ट की कार्रवाई देखते थे तो क्रांतिकारी बन गए थे, तो उनको पब्लिकेशन के लिए उसमें रखा हुआ था। और जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने भी, जब इन्होंने अपनी किताब छापी जो जब्त हो गई थी, बिस्मिल जी ने लिखी, तो हितैषी जी की कविता उसी पे छपी थी पहली बार, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। लेकिन अशफाकुल्ला खां की जेल डायरी और बहुत सारे क्रांतिकारियों की मेरे पास हस्तलिखित चीज़ें मौजूद हैं। तो अशफाकुल्ला खां ने उसको अपने हिसाब से फिर लिखा था कि शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। तो अशफाकुल्ला खान ने उसको थोड़ा सा संशोधन करके अपने हिसाब से लिखा। और तो गेंदालाल दीक्षित को पढ़ने के बाद मैंने उसको पूरा जो है डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, खुफिया पार्टी थी तो लोगों के पास अलग अलग नाम होते, जैसे आपसे मिल रहे हैं तो अभी दूसरा नाम है, दूसरे सेंटर पे जाएंगे दूसरा नाम, कि जिससे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके पास उतने सूचना हो, ब्रेक हो जाए बीच से। तो सबके एक साथ कई कई नाम होते थे। अच्छा, आज इतना देर हो गया है आज़ाद हुए देश जो है, 75 साल भी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, 78 साल करीब होने वाले हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। और अभी भी जो खुफिया क्रांतिकारी दल की जो चीज़ें हैं, वो हम लोग मानते हैं कि 80% जो चीज़ें छिपी रह गई। तो गेंदालाल दीक्षित को डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जो है जिन पे मुकदमे चले थे, मैंने उसको खोजा। जी, तो करीब 2.5 दशक से मैंने क्रांतिकारियों को लेके बहुत सारे कार्यक्रम समाज के सहयोग से जो है उसको जो है लगातार हम लोग कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। जितनी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार अपने स्तर से जो करेगी करेगी, लेकिन समाज के स्तर से जो हो सकता है उसमें बहुत सारे मित्रों के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। आज 23 जनवरी की तारीख है और आप जी। हमारे साथ उपस्थित हैं और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का आज जन्मदिन है, जिसे जी। नेताजी के नाम से हम लोग जी। जानते जी। हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप नेताजी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। और नेताजी जो है पूरी दुनिया के लिए
भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में हमेशा अमर हैं। और उनका तस्वीर मतलब जिस तरीके से सेलिब्रिटी हमारे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के भगत सिंह हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद, उस तरीके से लोग नेताजी की तस्वीर पहचानते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो महुआ डाबर में करने का, आज उनकी जयंती मनाने का, समारोह करने का जो मेरा उद्देश्य था, हमने डीएम कार्यालय से पूछा था कि ब्लॉक वार जो बस्ती जनपद का आज़ादी आंदोलन का इतिहास रहा है, उसके जो वंशज हैं और किनको क्या सजा हुई है वो दीजिए। तो उनके पास कोई पत्रावली नहीं है, जबकि मेरे पास है जो परिवार के आसपास के लोग जो आज़ाद हिंद फौज में थे, नेताजी के सहयोगी थे, जिन्होंने नेताजी का खूब मान बढ़ाया पूरी दुनिया में। उनके मेरे पास एक लिस्ट थी और उन परिवारों से मैं संपर्क किया, लेकिन उनकी याद में कभी आयोजन नहीं हुआ, तो लोग जान ही नहीं रहे हैं उनको भी। तो ये था कि यहाँ कार्यक्रम हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जो है जयंती के अवसर पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ। उसके बाद उन्होंने आईसीएस की जो परीक्षा पास की, लेकिन जो क्रांतिकारी बनने का इतिहास है, सारी चीजें उनकी आप देखेंगे। जो मातवेदी के जो सहयोगी रहे हैं रास बिहारी बोस जी, जिनकी मैंने जीवनी जो है खोज के जो है आज तक अप्रकाशित थी, जो है उसको मैंने फिर से प्रताप में छपी थी तो किताब फॉर्मेट में प्रकाशित किया। भारत छोड़ते हुए छाती फट गई। वो नेताजी के क्रांति के गुरु हैं और उन्होंने ही आजाद हिंद, आप देखेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने एक काबिल योग अपने शिष्य को जो है हैंडओवर किया है। तो मेन जो मुख्य काम है वो रास बिहारी बोस जी का है और उन्होंने फिर नेताजी को जो है हैंडओवर किया है पूरी तैयारी के साथ। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि आजाद हिंद फौज का कितने देशों में रहा है और अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से लेके मिलना और देश की आजादी के लिए काम करना, ये प्रमुखता से रहा है। और जैसा कि आपने बताया आजाद हिंद फौज के बारे में, जी, हमारी स्वतंत्रता में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था? दरअसल क्या है कि जैसे हमारे यहाँ गांधी जी बहुत लोकप्रिय हैं कि हर घरों में पैसे पे उनकी तस्वीर है। एक दौर था कि रास बिहारी बोस की आप जापान के जो है हर चौथे घर में उनकी तस्वीर मिल जाती, इतने लोकप्रिय हैं। और आजाद हिंद फौज इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। लोग जो है विदेशों में रह गए जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए लोग थे। और ये जान के आपको हैरानी होगी जब आजाद हिंद फौज का भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, बस्ती जनपद का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्रीय स्तर का नहीं हुआ है, तो हमने जो 1857 या उससे पहले के जो विद्रोह है उसका तो डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत मुश्किल होगा। जो हमने जो हाल की चीजें थी उसका भी दस्तावेजीकरण करने में दरिद्र रहे हैं, तो ये मुश्किल है। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि मतलब जो क्या ऐसे कारण रहे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अन्य क्रांतिकारियों की तरह जो है उतने हाईलाइट नहीं हो पाया, उनका इतिहास जो है कहीं ना कहीं दब गया? आपको क्या लगता है? और दरअसल क्या है कि जो है आप देखेंगे तो भारत में जो है हम जो क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास लिखने की जो पूरी परंपरा रही है, बहुत कम लिखा गया है। एक तो खुफिया काम बहुत सारे हुए हैं, दूसरी चीज नेताजी का तो खुफिया नहीं था, वो तो ओपनली था, अंडरग्राउंड काम नहीं था जो है, तो उन पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ भी है। लेकिन जो है जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी जो है उनके साथ की, और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन की हर जिले में, जैसे भी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तो उन परिवारों को बुला के सम्मानित किया। लेकिन अब पता नहीं जो है यहाँ लिस्ट ही नहीं है, पत्रावली ही नहीं है कोई चीज उनसे जुड़ी हुई। किसकी कमी मानते हैं आप इसे? इसमें समाज मतलब व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों की कमी है। किसी व्यक्ति विशेष या प्रशासन की सिर्फ कमी नहीं है, नहीं नहीं, इसमें ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की हाँ, एक कमी सबकी है। कमी है। जैसे हमारा ये मानना है कि कोई अगर चीजें हैं तो अगर व्यक्ति की समस्या है तो व्यक्ति उसके लिए पहल करेगा, समाज को भी उसको निदान के लिए आगे आना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, सरकार को भी इसमें करना होगा। अगर बीच में से कोई चीज भी ब्रेक है या कोई सो रहा है तो मुश्किल हो जाती है। नेताजी ने एक बहुत सुंदर नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या प्रेरणा मिलती है इससे हमें? और इस तरीके का जो नारा है जो है ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है कि आज भी जब हम अपने जवान को बोलते हैं तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी सेना बनाई और लोगों ने उसमें तन मन धन से सहयोग किया। उन्हें मालूम था कि पकड़े जाने पर फांसी होगी, लेकिन वो देश के लिए लड़े जो है, जबकि उनको कोई उस तरीके का, बहुत सारे ऐसे लोगों ने सहयोग किया जिनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल दौर रहा है और किस तरीके का देशभक्ति की लोगों के अंदर भावना थी। जो लोग जीवित भी रहे, मैंने कई लोगों का जो है आजाद हिंद फौज के जो और जिलों में रहे उनसे मिला भी, तो बहुत सारे लोग अपने बारे में बताना भी नहीं चाहते थे कि हमने देश के लिए किया, हम उसका जो है गुणगान नहीं करना चाहते। हमारा जो काम था, हमारी जो भूमिका
ईश्वर ने, भगवान ने तय की थी। हमने वो अपना रोल प्ले किया। आज आपके द्वारा जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है नेताजी के जो है जन्मदिन पर। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और क्या मतलब लोगों को संदेश देना चाहते हैं? आज नेताजी की जयंती पे जो कार्यक्रम हो रहा है, एक तो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उनका म्यूज़ियम विज़िट है। उसके बाद आज़ाद हिंद फ़ौज और बस्ती के योगदान पर चर्चा है। प्रोफ़ेसर वीरेंद्र श्रीवास्तव सर की बस्ती जनपद और स्वतंत्रता संग्राम पे पीएचडी रही है, उनकी किताब भी प्रकाशित है, तो हमने उनको आमंत्रित किया है। और हम समाज से, सरकार से ये चाहते हैं कि बस्ती जनपद और आज़ाद हिंद फ़ौज का की जो योगदान रहा है और आज़ाद हिंद फ़ौज में जो बस्ती जनपद के रणबांकुर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन हो, वो नई पीढ़ी के सामने आए, नई पीढ़ी उससे गौरवान्वित हो और उस इतिहास को अभी संरक्षित करने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर 100 साल बाद अभी नहीं संरक्षित होगा, तो 100 साल बाद और मुश्किल हो जाएगी। तो हमें उसको संरक्षित करना चाहिए और नई पीढ़ी को जागरूक करना चाहिए, जिससे वो समृद्ध हो सके। आपने तमाम महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, बहुत अच्छा आपका ज्ञान है। आज के जो हमारे युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दुनिया में कहीं जाएँगे और आप कहीं म्यूज़ियम देखेंगे, तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें संरक्षित करके रखी गई हैं। लेकिन भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो सांस्कृतिक ये दिक्कत है कि किसी के घर का कोई आदमी निधन हो गया या उनका शरीर छूट गया या इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है हटा देते थे। तो मैंने बहुत सारे परिवारों से जब मिला तो उनसे पूछता था कि उनकी चीज़ें कहाँ? तो कहते थे उनके जाने के बाद हमने नष्ट कर दिया। इसलिए नष्ट कर दिया कि वो बार-बार हम देखेंगे तो हमको उनकी याद आएगी और हमें जो है बहुत तकलीफ होगी। जबकि विदेशों में आप देखेंगे उनसे जुड़ी हुई एक-एक चीज़ों को, उनके कपड़े, उनकी उनसे जुड़ी हुई जो भी सामग्री है, सब संरक्षित की गई है, उसके लिए बाकायदा म्यूज़ियम है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी स्तर पे, समाज स्तर पे भी बहुत उदासीनता है। तो इसलिए कि यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है और हम जिन अंग्रेज़ों को कोसते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं कि जो हम उन्हीं पे निर्भर हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि युवाओं के द्वारा जो पुरानी चीज़ें संरक्षित नहीं की जा रही हैं, युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वो आगे बढ़ें और उन चीज़ों को संरक्षित किया जाए ताकि जो हमारा इतिहास है वो कहीं न कहीं हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो उससे अवगत हो सकें? दरअसल क्या है कि बीच में जो है बहुत गैप हो गया, आज़ादी के बाद चीज़ें नहीं संरक्षित हुई। आप देखेंगे आज़ादी के बाद जो है 15 अगस्त जब आया 1972 में, आज़ादी का जो वर्ष था जो है, तो उसमें ये तय हुआ कि कौन खोजा जाए, कौन-कौन से फ्रीडम फाइटर हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था हो। तो 2 अक्टूबर 1972 में जो है पहले तो नामपत्र दिया गया 15 अगस्त को, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1972 को ये प्रक्रिया तय हुई कि उनको पेंशन दी जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पेंशन नहीं लिया कि हमने देश के लिए किया, हमको पेंशन की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने को पेंशन मिली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अभी भी लोग कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत हो जो आपको पेंशन मिला हो, तब हम आपको फ्रीडम फाइटर मानेंगे। तो जो 1857 और उससे पहले जो अलग-अलग विद्रोह हुए हैं, सन्यासी विद्रोह से लेके संथाल विद्रोह या जिस दिन भी कंपनी राज ने यहाँ जड़ें जमाने की, लोग उसके खिलाफ जो है बगावत के स्वर बुलंद होते रहे हैं। तो वो तो सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये है कि जो है यूथ ऐसा नहीं है, यूथ जागरूक हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया का युग है। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और एक क्लिक पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अ, बहुत सारे लोगों तक पहुँच जा रही हैं। और जैसा कि आपने मैंने बताया अभी पहले भी कि आपने तमाम महापुरुषों के बारे में पढ़ा है। कोई एक ऐसे महापुरुष जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं? अ, सबसे ज़्यादा मैं वैसे तो सारे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, अ, उनको मैं अपना जो आराध्य मानता हूँ। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मैं बहुत ज़्यादा जो है पसंद करता हूँ और उनके बहुत सारे हाथ से लिखे हुए, उनसे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मूल रूप से उपलब्ध हैं। उनके हाथ से पढ़ी हुई किताबें कई उपलब्ध हैं। इसलिए उनको मानता हूँ, इसलिए वो चंबल घाटी के थे और करीब 22-23 साल मेरा जो चंबल घाटी की भीड़ों में बीता है। तो सबसे ज़्यादा मैं उनको पसंद करता हूँ और फांसी के वक़्त उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में अगर तरक्की होगी, तो हिंदू मुस्लिम एकता की तरक्की होगी। तो उस बात को भी जो है बिस्मिल जी के 100% है कि फांसी के फंदे से कोई झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी ये है कि सुंदरलाल जी को मैं, जिनको कर्मवीर या पंडित सुंदरलाल जी कहते हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों को पत्रकारिता में लाके लाया और जो है जिस तरीके से भूमिका गणेश शंकर विद्यार्थी ने लेखन में और अपनी शहादत देकर निभाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुंदरलाल जी का
कई देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे एक संत तरीके से आदमी थे, उनका हद से ज़्यादा सम्मान करते थे, उतना भारतीय जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उतना सम्मान नहीं था। हमारे जो जनपद के युवा हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कोई एक प्यारा सा संदेश उनको बताइए जो इन महापुरुषों से कहीं न कहीं वो भी जो प्रेरित हों। अपने जनपद के जो क्रांतिकारी स्थल हैं उसको प्रकाश में लेके आएँ और अपने जनपद का इतिहास इतना गौरवशाली है, जैसे महुआ डाबर में जो हम लोग हैं, 5000 से अधिक लोगों ने जो है यहाँ बलिदान दिया है, उसमें बच्चे-बुजुर्ग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था। इतनी बड़ी जो कुर्बानी जो महुआ डाबर की है, शायद पूरे देश के इतिहास में कहीं मिलेगी। तो हम अपने शहीदों को याद रखें, उनको नमन करें और उनकी बदौलत ही जो है आज हम लोग जो है खुली हवा में साँस ले रहे हैं और चर्चा कर पा रहे हैं, नहीं तो ये भी मुश्किल हो जाता है। शाह आलम जी को और इनके विचारों को कहीं न कहीं आप इनके विचारों से आप लोगों को भी प्रेरित होने की आवश्यकता है। समाज में जो एक युवा वर्ग है जिसे जेन जी के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको ऐसे महान पुरुषों से और ऐसे महान पुरुषों के जो कथाएँ हैं, जीवनियाँ हैं, उनको पढ़ कर के कहीं न कहीं प्रेरित होना चाहिए और समाज में शहीदों को एक जो उचित स्थान है, वह दिलाने का प्रयास करना चाहिए और अपने गौरवशाली इतिहास को खुद भी जानने का प्रयास करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उससे अवगत कराना चाहिए। इसी के साथ मैं अभय कुमार पांडे, बस्ती न्यूज़ टाइम्स।